अस्सलामुअलैकुम, टैक्स और आपके साथ मैं हूं सबा शेख। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक है। आज हम बात करेंगे कारोबार के हुजूम और टैक्स के हजम के हवाले से। और इसके लिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अनवर काशिम मुमताज़। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। सर, अपने टॉपिक की तरफ आने से पहले आज जो ताजिर बरादरी है वो बड़ा एहतजाज कर रही थी और उनके मुज़ाकरात जो हैं वो ताहाल अब कामयाब हो गए। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि एहतजाज जो है वो अब कब तक चलता रहेगा, कब तक ये ताजिर बरादरी जो है वो सरापा एहतजाज रहेगी? वो तो कह रहे हैं हम भूख हड़ताल पे जाएंगे और फिर बातें। मेरे ख्याल में देखें, बात यह है कि जब ये हुकूमत आई तो हम बहुत सुनते थे पहलू में, जो आप शोर जब चीरा तो एक कतरा खून का निकला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, बिल्कुल बड़ी बातें थी कि हम जो है लोगों को फैसिलिटेट करेंगे, इन्वायरमेंट देंगे। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल आ रही है, जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल स्लो डाउन हो गई है, तो ये जो चीज़ है ये बड़ी नेगेटिव जा रही है। राइट, ठीक है, आप रिफॉर्म्स करने हैं आपने, आप करें, लेकिन दुनिया में कहीं भी रिफॉर्म्स जो हैं वो इस तरह नहीं होते, वो फेज वाइज होते हैं। फेज वाइज डॉक्यूमेंटेशन आपने करनी है, आप डॉक्यूमेंटेशन करें, आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने हैं, आपने लोगों को इंगेज भी रखना पड़ेगा, आपको लोगों को इंसेंटिव भी देना पड़ेगा और आपको डॉक्यूमेंटेशन भी करनी पड़ेगी। बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि हुकूमत के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। राइट, हुकूमत जो है, जब कहा जाता है कि धरती माँ जो है माँ जैसी होती है, तो माँ जो है ना वो फिर देती है, रिटर्न में कुछ नहीं लेती। एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जब आप लोगों के साथ उनकी ग्राउंड रियलिटी, जो बिजनेस के प्रॉब्लम है, उनको समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह आपको रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए, किस तरह। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे एजेंडाज जो हैं, दूसरी डोनर्स एजेंसीज, उनके अपने एजेंडाज होते हैं, लेकिन क्योंकि आप हुकूमत हैं, आपको पता है कि आप इन बिटवीन हैं। ये डोनर एजेंसीज हैं, बिटवीन आप बीच में, और इधर लोग हैं। ये जो लोग हैं, इनकी पल्स आप देख रहे हैं। आपको पता है कि बिजनेसेस कैसे चल रहे हैं पाकिस्तान में, कितने सालों से किस तरह चल रहे हैं। जितने लोग इस वक्त एफबीआई में बैठे हुए हैं, जितने लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं, उनको सब पता है। सब पता है, बिल्कुल सही कह, ठीक है ना। लेकिन अगर वो ये कहें कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास नहीं, तो ये फिर लोगों के लिए एक तरह की फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है। इकोनॉमिक आपको एक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज को आपको इंकरेज करना पड़ेगा, आपको जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं उनको रिवाइव करना पड़ेगा। ये सब काम करना पड़ेगा जब आपको पाकिस्तान जो है वो सस्टेनेबल होगा, जब इकोनॉमी सस्टेनेबल होगी। इसलिए कि जब तक पाकिस्तान से एक्सपोर्ट नहीं होंगी, बिल्कुल बिल्कुल, जब तक एक्सपोर्ट नहीं होंगी, जब तक पाकिस्तान के पास रास्ता नहीं है अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरफ, सही रास्ते की तरफ चलने के लिए, तो आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी बनानी पड़ेगी। वो कैसे बढ़ेगी? आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी पड़ेगी, इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव देना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल जोन को आपको रिवाइव करना पड़ेगा, ताकि फॉरेन और लोकल इन्वेस्टर जो हैं वो आए, इन्वेस्ट करें। उनको बिजली सस्ती देनी पड़ेगी, उनको गैस सस्ती देनी पड़ेगी, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, उनको आपको फैसिलिटेट करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। मुझे पता है कि IMF का प्रोग्राम है, उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा सख्त है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बात यह है कि आपको दूसरे एंड पे अपने आप को लॉन्ग टर्म में आपको सस्टेनेबल भी करना है, आपको पाकिस्तान की इकोनॉमी को आगे लेके भी जाना है। आप सारी जिंदगी IMF के प्रोग्राम पे नहीं रह सकते। बिल्कुल, छठा प्रोग्राम है तो सातवां प्रोग्राम भी ले लें, तो ये हम अपने आप को कर्जों में ही नहीं जकड़े। हमें उसके साथ दूसरा काम ये करना है कि अपनी इकोनॉमी को और अपने माहौल को ऐसा बनाना है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगे। अनवर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अब यही सोचा जा रहा है कि गवर्नमेंट को कोई परमानेंट सोल्यूशन देखना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर उनकी वो बाउंड है IMF के साथ, वहीं पर हमने देखा कि वो शनाख्ती कार्ड वाली जो शर्त है उसके ऊपर काफी ज्यादा एहतजाज हो रहा है। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपको कि आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी। देखिए, बात यह है कि आप पॉलिसी लेके आए, अल्टीमेटली आपका गोल होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन। रास्ता कोई भी हो, रास्ता आप उनके साथ बैठ के डिस्कस करें, लेकिन एंड जो है वो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। अब आप इन बिटवीन जो जिसे कहते हैं दोराहे पे पहुंच के आप कहते हैं नहीं जी हम इस जगह से आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये सूरत हाल जो है ये सही नहीं है। ये अप्रोच गवर्नमेंट्स की नहीं होती है। गवर्नमेंट जो है वो रिफॉर्म्स भी लाती हैं। आप इनकलाब नहीं लेके आ रहे, आप रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। आप रिफॉर्म्स का मतलब ये कि आपको इंगेज करके लोगों को आगे लेके चलना है, आपको बिजनेस कम्युनिटी की भी पल्स को देखना है, आपको उनके मामलात को भी देखना है, आपको टैक्स भी लेना है, आपको डॉक्यूमेंटेशन भी करनी है। तो ये सारी चीजें एक साथ चलानी है आपने, और ये किसी की जिम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, FBI की जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं कर सकते तो मैनेज उन्होंने करना है। बिल्कुल ठीक है जी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, कारोबार का हुजूम और टैक्स का हजम।
ये बेसिकली देखें, बात ये है कि जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलेगी उतना टैक्स का रिजल्ट मिलेगा। टैक्स जो है ना वो बाय प्रोडक्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, राइट, ठीक है। अगर आप मतलब जो मैं तो इतना इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं समझ सकता हूँ कि जब चेंज ऑफ हैंड्स होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती है, राइट, और उसी चेंज ऑफ हैंड्स में आप जो है टैक्स का इम्पैक्ट आपके पास आता है। टैक्स मैंने कोई चीज इंपोर्ट की, उसको आपको बेचा, आपने उसको आगे बेचा, तो ये सप्लाई चेन चल रही है। या मैंने कोई चीज मैन्युफैक्चर की, आपके पास आई, आप, तो ये सप्लाई चेन चल रही है। सही। सप्लाई चेन में हर आदमी अपना प्रॉफिट कमा रहा है और उस प्रॉफिट पर टैक्स दे रहा है, चाहे वो सेल टैक्स हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो। लेकिन अगर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं चलेगी या स्लो डाउन होगी तो टैक्स भी कम आएगा, और टैक्स भी अगर बिल्कुल नहीं चलेगी तो टैक्स भी नहीं आएगा, ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा, ये जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट है, इस पर इनकम टैक्स लगता है? देखिए, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट पे इनकम टैक्स नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो आप अगर आप ये कहते हैं कि जी एक्सपोर्ट पे सेल टैक्स अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल नहीं है, सही है, ठीक है। जीरो रेटेड सेल टैक्स है। इनकम टैक्स 1 और 1.5% होता है, जो कि बिल्कुल ही ना होने के बराबर है, कोई उसमें वो नहीं है। और ये एक ऐसी चीज है जो फाइनल टैक्स में, और काफी अरसे से फाइनल टैक्स में है, कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है टैक्स। लेकिन असल में इशू ये है कि पाकिस्तान में जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके साथ जो अलाइड बिजनेसेस हैं, उनके इनपुट्स सेल टैक्स से रिफंड्स उनके बहुत बड़े हैं, जिसकी वजह से उनकी लिक्विडिटी खराब हो रही है, उनके मुतासिर हुई है, और वो बिजनेस अपना चला नहीं पा रहे। तो ये जो सूरत हाल है, इसको डील आउट करना है। और एक SRO होता था 1125, उसके जरिए उसको डील आउट भी किया गया था। अच्छा। लेकिन उसमें अगेन फिर वो रिड्यूस रेट पे था, और उसमें रिफंड जो है बहुत बड़े जो है रिफंड का एक वॉल्यूम जो है वो गवर्नमेंट की तरफ है, पैसा वापस देना है उनको। और इस पर काफी बात होती है, इस पर गवर्नमेंट ने कहा था कि हम बॉन्ड्स भी निकलवा देंगे, या हम आपको कुछ इस तरह का स्कीम बना देंगे जिसमें आपको ग्रेजुअली रिफंड मिलेगा। लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ। तो एक्सपोर्टर को सबसे बड़ा मसला ये है, एक तो उनके लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम नहीं है, राइट, ठीक है, बिल्कुल, फिर उसके लिए उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है उनके साथ, हाँ। टैक्स उनका इतना बड़ा इशू नहीं है, इसलिए टैक्स में उनको इंसेंटिव दिया हुआ है। लेकिन जो उनके साथ लोग काम करते हैं, वहां से जो रिफंड जनरेट होता है उनका, वो उनकी कैश लिक्विडिटी, बिकॉज वो मैं अगर एक्सपोर्टर हूँ तो मैं कोई चीज परचेज करूंगा तो मैं उस पर अगर टैक्स दे रहा हूँ तो वह इनपुट पे उसको मेरे रिफंड होगा, वो रिफंड होगा तो वो मेरी कॉस्ट है, और वो कॉस्ट अगर मुझे रिफंड पैसे नहीं मिलेंगे तो मेरी लिक्विडिटी खराब होगी। और पाकिस्तान को कॉम्पिटिटिव करने के लिए इंटरनेशनली आपको ये जरूरी है कि आपको कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देना है। जब मैं ये कह रहा हूँ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, तो उसका मतलब ये है कि आपको बिजली सस्ती देनी है, आपको गैस इस तरह देनी कि उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो, ताकि वो इंटरनेशनल मार्केट में जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है वो अच्छी तरह अच्छी प्राइस पे मार्केट कर सकें, और पाकिस्तान का एक ब्रांड भी मशहूर हो सके। हमारे पड़ोसी मुल्क में कॉटन नहीं होती, लेकिन वहाँ टेक्सटाइल बहुत ग्रो कर रही है, मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है। उन्होंने उसको वैल्यू एडिशन के जरिए उसको देना, उसको एक्सपोर्ट बनाया और उसको आगे भेजना। तो मेरे ख्याल में इस तरह की कोई चीज होनी चाहिए, और इस पे लॉन्ग टर्म का कोई हुकूमत आए कोई जाए। लेकिन बात ये पाकिस्तान का जो अलमिया है वो ये है कि एडहॉक डिसीजंस लेते हैं, राइट। हम शॉर्ट टर्म डिसीजंस ले रहे हैं, सही। हम कोई हुकूमत आए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, वो रहे ना रहे, ये पॉलिटिकल मैटर है, ये लोगों की चॉइस है। लोग वोट देते हैं, किसी को लाते हैं, किसी को नहीं लाते। लेकिन जो मेन आपके डिसीजंस होते हैं वो वहीं रहने चाहिए, वो हर एक को फॉलो करना चाहिए। इसमें एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीजें हैं, बिकॉज ये आपकी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा एसेट होती है, बहुत बड़ी एक सपोर्ट होती है आपके लिए। अगर वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है तो आपके लिए प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आपकी इकोनॉमी सस्टेनेबल नहीं होती, फिर आपके साथ इकोनॉमिकल क्राइसिस शुरू हो जाते हैं, फिर आपके लिए डेफिसिट शुरू हो जाते हैं, फिर आपको लोन लेना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो उससे लिंकअप हैं। तो कोई भी चीज हो उससे आपको लॉन्ग टर्म पॉलिसीज लेके आनी चाहिए, और बिजनेस में लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हम 5 साल बिजनेस करेंगे तो हमें क्या टैक्स देना है, हमें किस तरह अपने आप को लेके आगे चलना है, बिकॉज वो पैसा लगा रहा है, इंडस्ट्री लगा रहा है, हाँ, सबसे ज्यादा वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, आपको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। बिल्कुल, इस हवाले से मजीद भी डिस्कस करेंगे, और अनवर साहब से पूछेंगे भी कि जो एक्सपोर्टर्स हैं क्या उनको सेल्स टैक्स देना पड़ता है। लेकिन टैक्स और आप में यहाँ वक्त ब्रेक का, सो स्टे विद अस।
सो वेलकम बैक। टैक्स और आप में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कारोबार के हुजूम और टैक्स के हजम के हवाले से, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो अनवर साहब, हम इससे पहले कि मज़ीद क्वेश्चंस करें तो कुछ ट्वीट्स हम शामिल कर लेते हैं। और इस हवाले से इजाज़ खान है कराची से, इन्होंने पूछा है कि एक्सपोर्ट पे टैक्स की पॉलिसी को एक्सप्लेन कर दें, यानी कि कितनी कैटेगरीज़ हैं और इनकी कैटेगरीज़ जो हैं उन पर कितना टैक्स देना पड़ता है। देखिए, एक्सपोर्ट की तो एक ही कैटेगरी है। आप पाकिस्तान से जो मेनली एक्सपोर्ट जो होते हैं पाकिस्तान से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट जो होते हैं फूड आइटम्स होते हैं, टेक्सटाइल होती है, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स होते हैं। एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं है। तो मैंने जैसे बताया, अभी हम जब डिस्कशन कर रहे थे तो हमने बताया कि वो जो उनके साथ अलाइड इंडस्ट्रीज है उन पे सेल टैक्स है। अच्छा। और एक्सपोर्ट जो है 0 रेटेड है। अच्छा। तो जब वो उनसे खरीदते हैं तो वो रिफंड खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी कैश लिक्विडिटी खत्म हो जाती है। जो इशू बना हुआ है आजकल के, उनके रिफंड जो है स्टक हुए हैं, ब्याज लिक्विडिटी नहीं है जो रिफंड वापस करें, तो ये जो सूरत हाल है इसकी वजह से बिजनेस मुतासर हो रहा है। अब इसका रास्ता एफबीआई ने निकालना है, एफबीआई ने निकालना है या हुकूमत ने निकालना है। तो अब ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे हुकूमत आके रुक जाती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है। लेकिन बात ये है कि ये बहुत पुराने रिफंड है और बहुत काफी दिनों से ये एक्सक्यूजेस चल रहे हैं। तो ये लिक्विडिटी जो है हुकूमत के पास है या नहीं है, जैसे मैं बात कर रहा था, हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन बिजनेसेस के लिए आपको एक कदम आगे आना पड़ेगा। सही। आपको उनकी लिक्विडिटी बेहतर करनी पड़ेगी ताकि वो अपने कैश फ्लो से अपने बिजनेसेस को चलाएं, और वो अल्टीमेटली हुकूमत को सपोर्ट होगी क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट होगी। बिल्कुल। और हुकूमत के लिए दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो इस पर मजीद भी डिस्कस करेंगे, ट्वीट्स भी शामिल करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है हमारे गेस्ट हैं, एक्स वाइस चेयरमैन है एप्टमा के आसिफ इनाम साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने टैक्स और आपके लिए वक्त निकाला। जी अनवर साहब, क्या पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आसिफ, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में जब बहुत एक पुराना मसला है कि जी इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, और इसकी वजह से जो है करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ता रहता है। कि अब तो इंपोर्ट भी कम हो गई हैं लेकिन एक्सपोर्ट इतनी बढ़ी नहीं है, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, जो हमारी सक्सेसिव पॉलिसीज रही हैं गुज़िश्ता गवर्नमेंट की, वो इंपोर्ट को फेवर करती रही हैं, जिसमें इंपोर्ट में एफटीआर और नो क्वेश्चन आस्क्ड इस टाइप की बहुत सारी स्कीम्स थी। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इस मामले में इसको ग्रेड जाता है कि इन्होंने इसको बहुत ऐसे तरीके से एड्रेस किया है और उसके असरात भी आने शुरू हुए हैं। और इन्होंने इंपोर्ट स्टेज पे डॉक्यूमेंटेशन जो है इंपोर्ट तो आपने रोक दी, लेकिन बात ये कि रोकी नहीं है। बात ये आपने बंद कर दी ना इंपोर्ट। तो देखें, अगर हम फेयर बात करें तो इंपोर्ट बंद कर दिया आपने। करनी भी चाहिए थी, मैं ये नहीं कह रहा गलत किए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत किए, करनी भी चाहिए थी, होना भी नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रही है? जी, एक्सपोर्ट ना बढ़ने की वजह तो ये है कि अगर आप देखें कि जो तकरीबन 32,000 मेगावाट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स पिछले दौर में साइन हुए हैं, जिनकी लाइफ कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो 30 ईयर्स है, यानी वो 30 साल तक इस मुल्क पे मौजूद रहेंगे, और उससे पहले के जो कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं वो भी उनकी ड्यूरेशन इतनी ही है। वो तकरीबन दुनिया से डबल और ट्रिपल प्राइस पे किए गए। जो तकरीबन आप समझे कम से कम डिफरेंस है वो 70-80% है। तो जब इतना महंगा है तो इनको लेगेसी में जो है वो इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले कि अभी भी जो प्रोजेक्ट चालू होंगे वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्राइस पे होंगे। LNG की मिसाल ले लें कि LNG जो इसमें पाकिस्तान को कॉस्ट कर रही है पोर्ट पे, वो $9 है। इसमें दुनिया में मार्केट $4-4.25 है। तो ये सारे डिफरेंस मौजूदा गवर्नमेंट को ही भरते हैं वो एज अ नेशन, क्योंकि वो कौम के कॉन्ट्रैक्ट हो गए ना। तो अब आप जो बात कह रहे हैं उसके बाद आप जो बात कह रहे हैं सर, आप जो बात कह रहे हैं आप जो बात कह रहे हैं उसके बाद तो ये है कि ये बड़ा लंबा प्रोसेस है और ये काफी अरसे तक सूरत हाल यही रहेगी। जी नहीं, इन्होंने इसका शॉर्टकट निकाला और हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर इन्होंने ये किया है कि टेक्सटाइल को और जो एक्सपोर्टिंग सेक्टर है उसको स्पेशल टैरिफ दे दिया कि बाकी चीजें जो लॉन्ग टर्म सेटल होनी है वो होती रहेंगी। हमें इन्होंने $6.5 की LNG और 7.5 सेंट की जो है वो इलेक्ट्रिसिटी दे दी। और इसका सबसे बड़ा फायदा था कि जो एनर्जी स्टाफ हमारा पंजाब का सेक्टर की इंडस्ट्री थी उसको बहुत फरोग मिला है। अभी इसके आप देखें कि पॉजिटिव असरात आने भी शुरू हो गए। अगर अनफॉर्चुनेटली अगेन जब गवर्नमेंट 10 काम अच्छे करती है तो हर आदमी के साथ ये होता है, 10 अच्छे किए तो 3 थोड़े से ऐसे हो जाते हैं, मगर गलत भी हो जाते हैं या जिसके नताइज उल्टे आने लगते हैं। तो ये प्रोएक्टिव है, हमसे कॉन्स्टेंटली डायलॉग में है और इस मामले में हम इनको क्रेडिट देते हैं कि बहुत पॉजिटिव है।
अच्छा, ये जो 1125 का जो विड्रॉल है, 1125 का जो विड्रॉल है, 1125 का विड्रॉल जो है, ये डिटरमिनेंट, मतलब ये इसने एक खासा बड़ा जो है वो लिक्विडिटी और पूरे चेन के इश्यूज खड़े कर दिए, और इसका इन्होंने 72 आवर्स नहीं, तो फिर फायदा क्या हुआ? इधर इन्होंने इंसेंटिव दिया, इधर इन्होंने एक आपको कैश लिक्विडिटी का इश्यू कर दिया, तो फिर तो ये जी बिल्कुल, ये मतलब ये स्टेक एंड लेटर थोड़ा हो जाता है, मगर आई होप सो कि आप इसकी ये क्या एड्रेस करते हैं इस पे। मेरा तो अपना जाती ख्याल ये है कि ये पहले आप ये कह रहे हैं कि आपके साथ एंगेजमेंट है, तो ये आप लोगों ने कभी अपना ये इशू रेज नहीं किया कि यार ये आपने किस तरह इस चीज को विड्रॉ कर दिया, तो हमारी तो लिक्विडिटी खत्म हो गई है? जी बिल्कुल, ये इशू 12 रेज हो रहा है, मगर अब वो ज़ाहिरी बात है, उन्होंने कहा कि जी हमारा एक सिस्टम है, हमने अब बड़ा अपग्रेड कर लिया है, हम आपको बड़े जल्दी रिफंड दे देंगे। तो अभी 2 महीने तो हो गए, तो अब रिफंड तो जीडी से बनेगा, तो तीसरे महीने से तो रिफंड का साइकिल शुरू होगा जी। तो वो जो प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, और उससे तो डेफिनेटली एक्सपोर्टर के 3 से 4 महीने के पैसे जो है वो गवर्नमेंट की तरफ हो जाएंगे, अगर इवन वो 72 घंटे में भी जीडी फाइलिंग के रिफंड दे देते हैं। तो इसमें जो टैक्स कलेक्शन है और जो लोकल पोर्शन पे है वो इतनी कम है कि इससे जो नुकसानात हैं वो ज्यादा है और फायदा जो है वो कम। अच्छा, सिर्फ ये वजह है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो दुनिया भर में इस वक्त मार्जिनलाइज हुई है, और दूसरे हमारे पड़ोसी ममालिक जो हैं, जब भी अगर हम बाहर जाएं तो उन एशियन मुल्कों में उनकी प्रोडक्ट्स हमें नजर आती है, स्पेशली टेक्सटाइल में, तो क्या यही वजह सिर्फ थी जिसकी वजह से ये नहीं, और बहुत सी वजूहत हैं। जैसे अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि 6 साल में हमारी 1 करोड़ 48 लाख बेल से बमुश्किल जो है 1 करोड़ बेल कॉटन की क्रॉप रह गई। उसमें भी ज़ाहिरी बात है कि बहुत बड़ा हाथ जो है वो एडल्ट्रेट पेस्टिसाइड और बैड क्वालिटी ऑफ सीड, इसमें कुछ तो रिसर्च का हाथ है कि जी रिसर्च इतनी नहीं हुई। दूसरा हाथ ये भी है कि जो रिसर्च हुई भी है, अगर किसी को 50 मन ईल्ड मिल रही है तो दूसरे को वो बीज ही नहीं मिलता जिससे वो 50 मन ईल्ड ले ले, वो मिक्स मिल जाता है। और इस साल तो खासी कॉटन की चूंकि मौसमी तगयरात की वजह से कॉटन क्रॉप खराब हुई है, तो नेक्स्ट ईयर इवन सीड के बारे में डाउट है कि ये अब कितना हेल्दी सीड हम नेक्स्ट क्रॉप के लिए ले जा सकेंगे। ठीक है, देखिए एक बहुत सीरियस डिस्कशन है कि वो कहते हैं कि हर इनकम पे टैक्स होना चाहिए, तो लोग जो दूसरे सेक्टर्स में वो कहते हैं एक्सपोर्ट पे भी टैक्स होना चाहिए। आप कैसे समझते हैं इस चीज को? जी देखिए, एक्सपोर्ट पे तो FTR है, ये वाहिद अब एक मैं वही कह रहा हूँ, तो आप कैसे समझते हैं इसको? देखिए, अगर टैक्स लग जाएगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा एक्सपोर्ट पे? पहली बात यह है कि ये नोशन ही गलत है। पूरी दुनिया में आप कोई मुल्क बता दें जो एक्सपोर्ट को टैक्स करता हो। ठीक है, हमारे साथ तो ये ज्यादती हुई कि GIDC और अजीब किस्म के टैक्स पिछले दौर में लगाए गए जो एक्सपोर्ट पे बर्डन है। यानी आपने एक ऐसा टैक्स लगाया कि जी कराची से हम लाहौर लाइन डालेंगे, उसका टैक्स एक्सपोर्टर दे दें, जो रह नहीं सकता। हुकूमत ने GIDC तो विड्रॉ कर दिया ना? नहीं, वो विड्रॉ करके अब कोर्ट में है, और अब जाहिर बात है जो कोर्ट उसका फैसला करे। तो पहले तो हमने उसको जीत लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रिवेल किया था, क्योंकि हम ये चीज एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते। हाउ वी कैन एक्सपोर्ट के जी इंफ्रास्ट्रक्चर एक टैक्स है, वो आप एक्सपोर्ट कैसे कर दें? ठीक है। ये जो इकोनॉमिक जोन्स हैं, तो यहाँ पे एक्सपोर्टर्स को कोई प्रिविलेज हासिल है या कोई इंसेंटिव्स मिलते हैं आपको? नहीं, इस वक्त तो तकरीबन पूरे मुल्क में ऑलमोस्ट एक ही पॉलिसी है, सिर्फ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है जो एक ही बना हुआ है और 82 में बना था। उसमें जो ज़ाहिर बात है हर चीज इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट फ्री है, तो वो भी इतना ग्रो नहीं किया। हालांकि जी बिल्कुल, अगर उस जैसे 8-10 जोन भी बनाए जाए तो कम है, मतलब पोटेंशियल बहुत है। देखिए, चाइना से इस वक्त बहुत बड़ी शिफ्टिंग हो रही है, और ये एक बहुत बड़ी 1 से 25 ईयर्स अपॉर्चुनिटी है जिसको हमें भरपूर तरीके से कैश करना चाहिए। तो आप लोग रेडी हैं इसके लिए, और हुकूमत भी रेडी है आपके ख्याल में? जी मतलब रेडी भी है, और कुछ जाहिर बात है कबातें भी आ जाती हैं। जैसे आप देखें कि इतनी बदतरीन फसल है, उसके बावजूद कॉटन पे ड्यूटी लगा दी। हालांकि कॉटन पे ड्यूटी लगाने का तो जवाब ही नहीं है। एक तो मुल्क में उसकी फरावानी नहीं है, और दूसरे मुल्क में हर किस्म की कॉटन ही ग्रो नहीं होती। अच्छा, एक तशवीश ये भी पाई जाती है कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती है, लेकिन पैसे पूरे पाकिस्तान नहीं आते थे पहले जो एक्सपोर्ट होती थी। तो क्या ये सूरत हाल, ये तशवीश जो है सही है, ये ऐसा नहीं था? ये ऐसा तो मैंने ये पहली दफा ही कल परसों बात सुनी है, वरना इससे पहले तो ज्यादातर अंडर इनवॉइसिंग की तो बात होती थी। ये अंडर वैल्यू एक्सपोर्ट की तो पहली दफा सुनी है। अच्छा, तो आपकी नॉलेज में नहीं कि ऐसा है? मुझे कोई रीजन नहीं समझ में आता कि कोई एक्सपोर्टर ऐसा क्यों करेगा। जब आपका 1% FTR है, आप जितने भी पैसे कमा लें और आपको 1% FTR पे आप पूछेंगे, दुबई होल्ड मनी। अच्छा, आसिफ साहब, आप कोई हुकूमत को कोई सजेशन देना चाहें अगर हमारे प्रोग्राम के
तवज्जो से तो मेरे अपने हिसाब से ये है कि ये जो 1125 विड्रॉ हुआ है उसके बाद इतना हाई रेट एकदम लाया गया है जिससे पूरी इकोनॉमी स्टन हो गई है, खासतौर पर टेक्सटाइल सेक्टर की। तो इसको अगर 1125 वापस बहाल करें और 1-2 साल में इसका होगा, सारी एक्सपोर्ट के लिए कोई करें या सिर्फ टेक्सटाइल के लिए करें? सारे एक्सपोर्ट 5 एक्सपोर्ट जो सेक्टर्स हैं जिनको 125 अवेलेबल था उनको वापस बहाल करें और इसको जो है वो अगर नहीं, पाकिस्तान में तो वैसे फूड का और एग्रीकल्चर का भी पोटेंशियल बहुत है जी। फूड पोटेंशियल तो माशाल्लाह हर चीज के बहुत है, ऐसी बात नहीं है। और एंगेज करने की बात है उसको जी, एंगेज करना, यूटिलाइज करना, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं। ठीक है आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। फिर इंशाल्लाह आपको किसी प्रोग्राम में जहमत देंगे। देखा आपने जी पोटेंशियल बहुत है, ये तो हम बात करते हैं पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है। क्रिकेट का मैच हो तो उसमें भी कहते हैं पोटेंशियल बहुत है, टैलेंट बहुत है, टीम हार जाती है तो पोटेंशियल। तो बात ये है कि टैक्स तो आवाम देना चाहती है लेकिन जो पॉलिसीज हैं वो बड़ी शॉर्ट टर्म होती हैं और एडहॉक पे बेस करती हैं। तो हुकूमत को ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने किस तरह की पॉलिसीज लेके आनी है ताकि लोगों के लिए आसानी हो टैक्स देने में और वो बिजनेस भी कर सकें। बिल्कुल, बहुत ठीक बात की कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए टैक्स। और आप में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक टू टैक्स। और आप में इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं कारोबार के हवाले से और टैक्सेस के हजम के हवाले से। अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर साहब, पहले हम ट्वीट्स शामिल करते हैं और जो हमारे व्यूवर्स हैं वो हमें कॉल भी कर सकते हैं। जो भी आपकी क्यूरीज हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, वो अनवर साहब से आप पूछ सकते हैं। तो ये फ़ायज़ा इकराम हैं इस्लामाबाद से और इन्होंने पूछा है क्वेश्चन आपसे कि हमारी इंडस्ट्रीज़ विद टाइम बैंड हो रही हैं, महंगी गैस और बिजली और उसके बाद बहुत ज़्यादा जो इंटरेस्ट रेट है स्टेट बैंक की जानिब से, इसमें इंडस्ट्रीज़ को क्या करना चाहिए? हुकूमत कोई रिबेट दे रही है या नहीं दे रही है? देखिए, ये बड़ी प्रैक्टिकल बात की है उन्होंने कि कोई भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री होती है या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है वो कॉम्पिटिटिव नहीं रहती अगर उसको बिजली, गैस और इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट अगर उसके लिए कम नहीं हो तो ठीक है ना। अब ये हम बात कर ही चुके हैं पूरे प्रोग्राम में और हमें जो एप्टमा के रिप्रेजेंटेटिव ने ज्वाइन किया था, आसिफ साहब ने ज्वाइन किया, उन्होंने भी ये बात की लेकिन उन्होंने कहा कि शायद हुकूमत इस पे काम कर रही है और उन्होंने कुछ रेट्स कम कर दिए जिससे वो खुश थे। ठीक है, तो अगर मैन्युफैक्चर में खाना उस तरफ जा रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उनको ये इस चीज़ का इदराक हो गया है कि ये चीज जो है उन्होंने रियलाइज कर ली है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि वो जो एक एसआरओ था जिसमें उनको इंसेंटिव दिया हुआ था वो 1125 का, वो विड्रॉ करने की वजह से रिफंड की सूरत हाल बहुत ज्यादा गंभीर हो गई है एंड वो कैश लिक्विडिटी उनकी बिल्कुल खत्म हो गई है। तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट जो है फिर रुक जाएंगी, एक्सपोर्ट्स फिर रुक जाएंगे। एक तरफ तो अच्छी चीज हुई है, दूसरी तरफ ये सूरत हाल हो गई है। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके। देखिए, ये वार फुटिंग पे काम करने की बात है, टाइम निकल जाएगा तो फिर बड़े मसाइल और डिफिकल्ट हो जाएंगे और फिर उसके लिए वापस आपको आना बहुत मुश्किल हो जाता है। फाइनेंशियल इश्यूज में यही होता है कि जितना आप डिले करेंगे डिसीजन लेने में, जितना डिले आप करेंगे रिकोर्स में, उतने ज्यादा मसाइल जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। और उनकी बात बिल्कुल सही है और ये अगर नहीं होगा तो फिर आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकती, आपकी इंडस्ट्रीज नहीं लग सकती, तो आपके लिए मुश्किल हमेशा रहेगी कि आप जो हैं अपने रेवेन्यूज या अपनी इकोनॉमी को सस्टेनेबल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये फराज खान है कराची से और इन्होंने पूछा है कि एक्सपोर्ट की जो अशिया होती हैं, आया उन पर कोई कस्टम ड्यूटी देना पड़ती है या फिर नहीं, और अगर देना पड़ती है मिलने वाले प्रॉफिट पे टैक्स का क्या तरीक़ाकार है? तो इनका जो आंसर है वो बिल्कुल हम अनवर साहब से लेंगे। इस वक्त टैक्स और आप में यहाँ वक्त हुआ है क्विक ब्रेक का, सो स्टे विद अस। सो वेलकम बैक। और इस वक्त हम शो में हैं और शो में हम बात कर रहे हैं कारोबार के हुजूम के हवाले से और टैक्सेस के हजम के हवाले से। अच्छा अनवर साहब, ये जो टैक्स कवानीन है इसमें एक्सपोर्टर्स को कौन कौन सी एग्जेम्पशंस और रिबेट्स हासिल हैं? देखिए, हम बात कर चुके हैं इसमें जो है जो एग्जेम्पशन तो टैक्स से एग्जेम्प्ट है, वो इनकम टैक्स की बात करें अगर हम तो, लेकिन उनको इंसेंटिव भी है कि अगर वो इंडस्ट्री लगाते हैं तो उनको 5% जो है उनको रिबेट मिलता है और वो नई इंडस्ट्री को ये सेटअप करते हैं
बाकी जो हैं वो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, वहाँ पे कुछ इंसेंटिव्स हैं, लेकिन टैक्स के कवानीन में उनके कुछ जो है उनको जो है टैक्स एग्जेम्पशन है और कुछ इंसेंटिव्स हैं। उसमें अभी एक 2016 में उन्होंने एक ग्रीन फील्ड कंपनीज के लिए भी एग्जेम्पशन लाए थे कि 5 साल में अगर आप ग्रीन फील्ड कंपनीज बनाते हैं तो उसमें उनके लिए भी एग्जेम्पशन लाए थे 5 ईयर्स के लिए, उसमें भी लोगों ने इन्वेस्ट किया। इशू ये आता है कि जब जो पाकिस्तान में दो प्रॉब्लम आए दोनों एंड पे। एक प्रॉब्लम तो यह है कि लोगों ने इन्वेस्ट करके इंडस्ट्री लगाई और उसके बाद जब तक एग्जेम्पशन का पीरियड था, जब तक प्रॉफिट अच्छा चलता था, जैसे एग्जेम्पशन का पीरियड खत्म, प्रॉफिट जो है डाउन हो गया। तो ये भी एक मैल प्रैक्टिस थी, मैल प्रैक्टिस थी और इसको भी आइडेंटिफाई होना चाहिए। इसके साथ साथ हुकूमत की पॉलिसीज बड़ी कंटिन्यूस चेंज होती रहती हैं, तो एक्सपोर्टर्स के लिए ये बड़ा डिफिकल्ट होता है कि वो अगर जेन्युइन की बात करें इन्वेस्ट करें और फिर 5 साल या 2 साल बाद अगर वो पॉलिसी चेंज हो गई तो वो आ जाते हैं या क्रॉस रोड पे आ जाते हैं। तो वो जो सूरत हाल है वो भी एक है। लेकिन ये भी सूरत हाल है कि लोग एग्जेम्पशन की अवेल करते हैं, उसके बाद जो है ना बिल्कुल जीरो दिखा के उसको ले जाते हैं, टैक्स से बचाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी मैल प्रैक्टिस है और ये भी नहीं होनी चाहिए। ये भी नहीं होनी चाहिए। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करें, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मैं जीशान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी, क्या पूछना चाहेंगे? सर, हम पूछना ये है कि मैं हूँ एक मिडिल क्लास का छोटा सा कारोबारी बंदा हूँ मैं जी। तो अभी गवर्नमेंट ने जिस तरीके से भी शनाख्ती कार्ड वगैरह की शर्त रख दी है, हमारा असल में टर्नओवर ज्यादा होता है कारोबार का। हम कंपनियों से सामान लेते हैं और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करके उसमें आधा % हम उसमें नफा कमाते हैं। अब 1 महीने के अंदर अगर सपोज हम 1 मिलियन से काम करते हैं, 1 महीने में हमने 3 करोड़ रुपए की बिजनेस कर रही है टोटल। अब गवर्नमेंट इसको किसान से देख रही है, टैक्स वो किसान से आएगा, हमने टोटल कमाए सपोज 1 करोड़ रुपए का हमारा टर्नओवर तो हो गया, लेकिन उसके अंदर इनकम हमारी होगी 30,000 50,000 की हमारी इनकम होगी। अब गवर्नमेंट के खाते में वो सेल है 1 करोड़ रुपए की। अब इसको अगर वो 3 माह में लेके जाओ, साल में लेके जाओ, तो इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट जो टैक्स की जो रेशियो जो है ना वो खुल की ओपन सामने आ रही है। अगर आप मालूमात अगर आपको है अगर तो आप हमें थोड़ा सा गाइड कर दें इसके ऊपर। ठीक है, बिल्कुल जी। अनवर साहब, देखिए ये एक मसला है। होता ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो लोगों के बिहाफ पे सेल करते हैं और उनकी प्रोडक्ट को बेचते हैं, बट उनका जो है जो कमीशन है उनका जो है वो उनका असल में प्रॉफिट होता है। Exactly. लेकिन आपके बैंक में जब पैसा गिरता है तो इसका मतलब वो आपका पैसा है। उसको गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल होगा किसी भी कानून के जरिए ये बताना कि वो आपका पैसा नहीं है। वो पैसा आपको या तो कोई सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या कोई ना कोई, लेकिन जब भी पैसा आपके बैंक में गिरेगा यू हैव टू एक्सप्लेन दैट। और फिर उसकी कोई स्कीम होनी चाहिए, कोई आपका एग्रीमेंट बैकअप होना चाहिए कि जी आपको आपके पास लाख रुपए आएंगे तो 15,000 आपके हैं, और उसके बाद फिर वो जो सामने वाली पार्टी है वो भी वेरीफाई करे अगर किसी वक्त सवाल आए। असल में प्रॉब्लम ये होता है कि इस टाइप के अरेंजमेंट्स में ये मिडिल मैन की जो वो होती है, इसमें अरेंजमेंट में लोगों के पैसे प्रॉफिट कम होते हैं लेकिन वो जाहिर सी बात है यूज होते हैं, बैंक में गिरते हैं। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, बैंक में गिरा हुआ पैसा जो है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसको आपको एक्सप्लेन करना है, और उसको एक्सप्लेन करना है वो कहाँ से आया, क्या रिसोर्स थी, टैक्स उस पर लगता है नहीं लगता, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे ये बड़े जो भाई थे ये बड़े सीधे साधे शहरी लग रहे थे, लेकिन इनको ये समझना होगा कि बैंक में पैसा गिरेगा तो उसका जवाब देना है। बिल्कुल, आपके जो भी चीज़ें हैं बैंक के अंदर है, आपका जो मनी बैंक के अंदर है, आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अच्छा, ये बाबर शेख हैं कराची से और उन्होंने पूछा है कि करंट गवर्नमेंट के पास मालियाती हिसाब किताब के हवाले से जो मुमकिन हल हैं, टैक्स की शरह बढ़ाई जाए या फिर टैक्स के लिए टैक्स के दायरे में मजीद लोग लाए जाएं, दोनों पर हुकूमत एक ही वक्त में अमल दरामद करना चाहती है, क्या इससे रिफॉर्म आ जाएगा? देखिए, ये साइमल्टेनियस काम है। ठीक। और मैं कभी भी ये बात नहीं कहूँगा कि टैक्स की शरह बढ़ाई जाए। अच्छा। मैं ये कहूँगा लोगों को टैक्स के नेट में लाया जाए। अच्छा। टैक्स का जो दायरा कार है वो बढ़ाया जाए। राइट। क्योंकि पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी है और 25 लाख टैक्स पेयर हैं, और FBI कह रही है कि हमने जी वो 18 लाख से 25 लाख कर दिए। तो अगर आप 25 लाख है तो ये भी कुछ नहीं है। अच्छा। हम जो अपने प्रोग्राम में कहते हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का पोटेंशियल 1 करोड़ टैक्स पेयर है। 1 करोड़ टैक्स पेयर है, बिल्कुल। अच्छा, कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मैं अब्दुल्ला राजा बात कर रहा हूँ कराची से। मैं शॉर्ट बात करूंगा जी। असल में बात ये है, ये मईशत के ऊपर आज आपने डिस्कशन शुरू की है। मईशत हमारी बेहतरी की तरफ मैं नहीं समझता कि जा रही है।
और ना एक्सपेक्टेड है कि जाएगी, आप कुछ भी कर लीजिए। उसकी वजूहत ये है कि आपने डिवैल्यूएशन का एक जो सहारा उठाया हुआ है। डिवैल्यूएशन करने वाले लोग जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली आपके जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो उन डिपार्टमेंट के साथ हैं, उनकी एफिलिएशन, जो आपके मुल्क को पलता फूलता नहीं देखना चाहते। और ये डिवैल्यूएशन के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं बहुत खतरनाक। शॉर्ट टर्म में आपको एक टाइम तो इसका बेनिफिट मिल जाएगा, लॉन्ग टर्म में आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आज एक आम आदमी वो ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि हमारा मुल्क इन फ्यूचर मोगादिशु, इथियोपिया, सूडान और ये जितने ऐसे मुल्क हैं जो वहाँ पे कहत साली भी है, हमारे यहाँ तो शुक्र है कहत साली नहीं आई। बिल्कुल भी अब्दुल्ला साहब आपका पॉइंट आ गया है और हमें बिल्कुल भी होप नहीं छोड़नी चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा मायूस नहीं होना चाहिए। इंशाल्लाह थिंग्स विल गेट बेटर। इनकी बात यह है कि ये आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बात कर रहे हैं, बिल्कुल वही, लेकिन ये सूरत हाल अल्लाह ना करे पाकिस्तान के साथ हो और हमें सबको कोशिश करनी चाहिए। जिन लोगों की बात ये कर रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान के मामला कैसे हल हो सकते हैं। और डिवैल्यूएशन की जहाँ तक बात है, मेरे ख्याल में वो जो आपके पास रेवेन्यू शॉर्ट हो रहा है उसके मामला हैं, अगर हम बिजनेसेस को बेहतर कर लेंगे, बिजनेसेस को डॉक्यूमेंट कर लेंगे तो सूरत हाल जो है बेहतर हो जाएगी और ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान किसी तरह के और मजीद मसाइल में जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जिस तरीके से वो बात कर रहे थे तो मेरे ख्याल में बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ पेट्रियाटिक पाकिस्तानी, हमें यही सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क में चीज़ें जो है वो बेहतरी की जानिब जाए, जो मामला होते हैं उसकी तरफ आइडेंटिफाई कर दिया जाता है। अनवर साहब बिल्कुल शो का टाइम एंड हो गया। मेरे ख्याल में हुकूमत अगर समझ ले तो बेहतर होगा, ना समझी की सूरत में कुछ हासिल नहीं होगा। जितनी बिजनेस एक्टिविटी बढ़ाई जाएगी उतना टैक्स रेवेन्यू आएगा, उतनी एम्प्लॉयमेंट होगी। और एफबीआर को वॉच डॉग का काम करना चाहिए। एफबीआर को हर जगह अपनी नोज नहीं डालनी चाहिए, वॉच डॉग का काम करना चाहिए। उनको मैपिंग करनी चाहिए, साइंटिफिकली काम करना चाहिए, उनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, हर जगह वावेला नहीं क्रिएट करना चाहिए। उनको वॉच डॉग का, और लोगों को बिजनेस करने दें, आप बिजनेस को आज़ादी दें, उनको करने दें और उसको वॉच डॉग का काम करें और बैक एंड पे आप डेटा कलेक्ट करें और फिर लोगों से उसके सवाल, उसके जवाब करें। तो मेरे ख्याल में इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चलेगी, टैक्स रेवेन्यू भी कलेक्ट होगा और पाकिस्तानी इकॉनमी बेहतर होगी, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बेहतर होगी। तो आज का शो आपको कैसा लगा ये बता सकते हैं हमारी सोशल साइट पर। ऐसे ही फॉलो करते रहिए टेक सलाम।